नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड दौरे के आखिरी दिन की राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा। सभी मंत्रियों को अपने क्षेत्र में रात्रि प्रवास के दिए निर्देश। सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने को कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे करेंगे वर्चुअल संवाद। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सभी शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों से मांगे सुझाव। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गढ़वाल और कुमाऊं के पुलिस अधिकारियों के साथ की कानून व्यवस्था की समीक्षा। कल भारत बंद की संभावना को देखते हुए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। और आईआईटी रुड़की ने जल और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक एसडीएस का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायोसेंसर किया विकसित। पानी में एसडीएस की बेहद कम मात्रा का भी पता लगाने में सक्षम है ये सेंसर। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने उत्तराखंड दौरे के आखिरी दिन आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल सहित कई अहम बैठकें ली। मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार के कामकाज की समीक्षा की। इससे पहले उन्होंने आजीवन सहयोग निधि और कोष पद्धति के सिलसिले में बैठक ली। भाजपा अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों को अपने क्षेत्र में रात में प्रवास के निर्देश दिए। साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने को कहा। रात्रि विश्राम विशेष करके जिलों में मंत्रियों का होना चाहिए, मुख्यमंत्री का होना चाहिए। पार्टी ऑफिस में भी मंत्री जो पहले भी हम जाते थे, तो मैं सोचता हूँ उन्होंने इतना व्यवहारिक उदाहरण दिए हैं कि जिससे कि मैं सोचता हूँ कि अगले 6 महीने में अगर हमने इसी तरह जो काम किया तो निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा और प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, भाजपा अध्यक्ष ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग की बात कही है। प्रत्येक हमने जो अध्यापकों की नियुक्ति की है कि प्रत्येक विषयवार अध्यापक प्रत्येक स्कूल में पहुंच जाए, इन 2-3 विषयों को हमने अध्यक्ष जी के सामने रखा। तो व्यक्तिगत अध्यक्ष जी ने हमको शाबाशी भी दी और उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह कार्य एक स्कूल तक पहुंचना चाहिए और अभिभावकों को तो इसका पता भी चलना चाहिए। इससे पहले रविवार को भाजपा अध्यक्ष ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल अध्यक्षों को वर्चुअली संबोधित किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे छात्रों और अभिभावकों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्किल समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाई जारी रही। इसमें शिक्षकों और छात्र छात्राओं का पूरा योगदान मिला। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में शिक्षा व्यवस्था और आगामी बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सभी से सुझाव मांगे हैं, जिन पर 10 दिसंबर को वे बात करेंगे। यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई अच्छा सुझाव हो, क्योंकि आप लोग सोचते हैं, सुझाव देते हैं और हम आपके सुझावों पर पूरा गौर करते हैं। एक एक सुझाव को हम पढ़ते हैं और फिर उसका विश्लेषण करके आपके लिए, आपके सुखद भविष्य के लिए क्या हो सकता है, इसके लिए फिर रास्ता भी तय करते हैं। आपने देखा है कि लगातार हम इन बातों को चर्चा करते रहे और रास्ता निकालते रहे। समय समय पर जो परिवर्तन होने हैं उनको भी करते रहे। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गढ़वाल और कुमाऊं के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसे लेकर डीजीपी ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भारत बंद के दृष्टिगत सभी जनपद प्रभारी लोगों से संपर्क और मीटिंग कर उनसे बंद को शांतिपूर्वक करने का आह्वान करें। यह भी सुनिश्चित कर ले कि जबरदस्ती बंद नहीं कराया जाए और हिंसा किसी भी रूप में बर्दाश्त न की जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर निगरानी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि 5,000 रुपए से अधिक इनाम वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एसओजी और राज्य स्तर पर एसटीएफ की जिम्मेदारी होगी। आईआईटी रुड़की ने जल और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक एसडीएस का पता लगाने के लिए बैक्टीरिया आधारित बायोसेंसर विकसित किया है। संस्थान का कहना है कि ये दुनिया में इस तरह की पहली खोज है। संस्थान के प्रोफेसर नवीन कुमार नवानी बताते हैं कि एसडीएस का इस्तेमाल खासतौर पर साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट, कृषि कार्यों और उद्योगों में किया जाता है, जिसका असर जल और जलीय जीवों पर पड़ता है। ये केमिकल जैव विविधता के लिए बेहद नुकसानदेह माना जाता है।
हमने SDS एक जो इंडस्ट्री के अंदर सोप में, शैम्पूज में जब हम नहाते हैं उस समय जितने भी डिटर्जेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, उन सब में एक ये जो एलिमेंट होता है, केमिकल है SDS, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट में जब ये चला जाता है, उसके लिए हमने एक ये स्पेसिफिक सेंसर बनाया और इसको हम बायो सेंसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल एंटिटी है। प्रोफेसर नवानी के मुताबिक इस सेंसर का इस्तेमाल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर किया जा सकता है। एसटीपी से निकलने के बाद नदियों में छोड़े जाने वाले पानी में अगर ये प्रदूषण पाया गया तो इसका मतलब सीवर का सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। और इंडस्ट्री के अंदर SDS भी यूज होता है, और या जैसे सोसाइटी का जो सीवेज आता है उसको ट्रीट करते हैं STPs में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, उसकी एफिशिएंसी को भी देखने के लिए कि जो वाटर है वो वाटर कहीं हार्मफुल तो नहीं है लोगों के लिए SDS के कारण, तो उसको चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट के लिए इसका काफी यूज हो सकता है। कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं को उद्यान विभाग की योजनाओं का सहारा मिला है। उधम सिंह नगर के नारायणपुर किच्छा क्षेत्र के निवासी प्रवीण तिवारी अपने पॉली हाउस में सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। इससे पहले वे सिडकुल की एक कंपनी में नौकरी करते थे। लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई। घर वापस आकर वे अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी से जुड़े। खस्ता हाल हो चुके पॉली हाउस की मरम्मत के लिए उन्हें मदद की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने उद्यान विभाग में आवेदन किया। विभाग की मदद से उनका पॉली हाउस दुरुस्त हो गया है। कोरोना काल से पहले मैं एक सिडकुल स्थित एक कंपनी में कार्यरत था, लेकिन कोरोना की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी के काम में लग गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पॉली हाउस पहले काफ़ी फटे हुए हालत में था, तो इसको हमने थोड़ा बहुत ठीक करके दोबारा से इसमें चालू किया और मेरे यहाँ 2 से 3 लोगों को हमने अपने यहाँ पे कार्य भी दे रखा है और अब मैं पिताजी के सहयोग से और उनके साथ मिलकर पूर्ण रूप से इसको संचालन कर रहा हूँ। रुद्रपुर में मुख्य उद्यान अधिकारी हरीश चंद्र तिवारी बताते हैं कि पॉली हाउस जीर्णोद्धार योजना के तहत लाभार्थी को राज्य सरकार 75% सब्सिडी देती है। जो हमारा कोरोना काल का ये संक्रमण चल रहा था, इसमें बहुत सारे हमारे जो युवा थे, जो कृषक थे, वो जो बाहर प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, वो वापस आए हैं और उनके यदि पॉलीथीन उन्हें जहां सब्जी उत्पादन करना चाहा, पुष्प उत्पादन करना चाहा, उनकी यदि पॉलीथीन क्षतिग्रस्त हुई तो उसको हमने बदलने का प्रयास किया है। उनको आदेश निर्गत किए गए हैं। इस योजना के तहत 75% पर राज्य सहायता अनुमन्य है। जैसे कि इसका 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की इसकी दर है, जिसमें 37 रुपया 50 पैसा हम लोग विभाग उसको राज्य सहायता देता है। प्रवीण ने अपने पॉली हाउस में कुछ नए प्रयोग भी किए हैं। सब्जियों पर लगने वाले कीट पतंगों की पहचान के लिए उन्होंने इंसेक्ट ट्रैपर लगाए हैं। ये पता चलने पर कि किस इंसेक्ट से सब्जियों को नुकसान हो रहा है, उन्हें इसका इलाज ढूंढने में मदद मिलती है। कुमाऊं की लोक कला एपण अब महिलाओं के रोजगार का जरिया बन रही है। नैनीताल के नैना देवी ग्रोथ सेंटर से जुड़ी महिलाएं एपण की डिजाइन वाले अलग अलग किस्म के उत्पाद बना रही हैं। लकड़ी के फ्रेम, कप, गिलास, कपड़े समेत सजावटी वस्तुओं पर एपण के आकर्षक डिजाइन बनाए जा रहे हैं। हल्द्वानी के जिला उद्योग केंद्र ने इन उत्पादों को अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। केंद्र के प्रबंधक सुनील कुमार कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देकर इस ग्रोथ सेंटर से जोड़ा जा रहा है, जिससे इनकी आमदनी बेहतर हो सके। इस ग्रोथ सेंटर के अंतर्गत महिलाओं को जो है हम लोग प्रशिक्षित करके इनकी आजीविका बढ़ाने के उपाय करेंगे। इसमें जो है हमारा ग्रोथ सेंटर और CFC भवन का निर्माण हो चुका है। मशीनें इसमें लग चुकी हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है एपण क्राफ्ट को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए जो है उन्होंने एक प्रशिक्षण हॉल के लिए हमको 48 लाख रुपए दिए हुए हैं। नैनीताल के मुक्तेश्वर में नैना देवी ग्रोथ सेंटर से जुड़ी चित्रा अन्य महिलाओं को भी एपण बनाने का प्रशिक्षण देती हैं। वो कहती हैं कि पेंटिंग और बर्तनों पर एपण कला का प्रयोग आजमाया जा रहा है, जिससे इनकी मांग भी बढ़ रही है। इसमें लगातार कई वर्षों से काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है गांव में आज भी कहीं न कहीं लड़कियां पिछड़ी हुई हैं। तो मेरा एक तरह से कहे तो नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये काम है कि मैं इसको रोजगार से जोड़ रही हूँ और लड़कियां इससे ऐड हो रही हैं, धीरे धीरे इसमें जुड़ रही हैं और मैं इसको लेकर एक समूह के रूप में कार्य कर रही हूँ। हमारे पास दूर दूर से इस चीज को लेकर ऑर्डर्स आते हैं, फिर हम लोग इसको तैयार करके देते हैं।
नैनीताल में एपर्ण के जरिए महिलाओं की आजीविका बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय संस्कृति का संरक्षण भी हो रहा है। लॉकडाउन के समय लोग अपने घरों में राशन जुटा रहे थे, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो बेजुबान प्राणियों के लिए राशन जुटा रहा था। पौड़ी के उद्यमी जगदीश प्रसाद भट्ट ने देखा कि जब लोग अपने घरों में बंद हुए तो सड़कों पर रहने वाले पशुओं के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। उस समय उन्होंने ऋषिकेश से लेकर पौड़ी तक गायों और बंदरों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी शुरू की। इस काम को वे अब भी कर रहे हैं। स्थिति ये है कि उन्हें देखते ही गायों के झुंड उनके आसपास जमा हो जाते हैं तो लंगूर उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगते हैं। यहाँ करीबन लॉकडाउन के बाद करीबन टोटली गाय, जितनी भी गाय थी, इनको कोई चारा इनके लिए कोई उपलब्ध नहीं हुआ। और ये गाय माताएं ऐसे सड़कों पे पॉलीथीन प्लास्टिक खा खा पे कई गाय माताएं देखी ऐसे हमने, जो कि सड़कों पे ऐसे हमें जो ऐसे मरी हुई मिली कई गाय माताएं। तो हमारा टोटली करीबन 22 करीबन गाय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि करीबन इनके लिए हमारा प्रतिदिन जो है चारा वही 10-12 क्विंटल के करीबन हमारा चारा इनके लिए उपलब्ध होता है। जगदीश प्रसाद भट्ट बिना किसी मदद के पशुओं को भोजन उपलब्ध करा रहे थे। ये देख अन्य लोग भी उनसे जुड़ने लगे। पौड़ी निवासी सुमन डोभाल ने तो पशुओं की सेवा के लिए समिति भी बनाई है। थोड़ा सा ये लगा है कि भाई इसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए, तो हम लोग उनके साथ में फिर हम लोगों ने मिलके एक सोसाइटी बनाई है श्री राम गौधाम के नाम से। जगदीश प्रसाद भट्ट की प्रेरणा से गायों की सेवा से जुड़ी अन्य समितियां भी इस कार्य को कर रही हैं। पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के सुदेश भट्ट बताते हैं कि जगदीश बीमार और घायल पशुओं का इलाज भी कराते हैं। कोरोना काल शुरू हुआ है, श्री जगदीश भट्ट जी लगातार इन निराश्रित पशुओं की सेवा कर रहे हैं और जहां लोग अपने घरों में कैद रहे वहीं वो सड़कों पर घूम कर गाय ही नहीं जंगली जानवरों को भी चिकित्सा, चारा, पानी उपलब्ध कराते रहे। जगदीश बताते हैं कि लॉकडाउन के समय प्लास्टिक कचरा खाने से ऋषिकेश में एक गाय की मौत हो गई थी। उस घटना ने से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर उन्होंने पशुओं की सेवा शुरू की। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड दौरे के आखिरी दिन की राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा। सभी मंत्रियों को अपने क्षेत्र में रात्रि प्रवास के लिए निर्देश, सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने को कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे करेंगे वर्चुअल संवाद। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सभी शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों से मांगे सुझाव। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गढ़वाल और कुमाऊं के पुलिस अधिकारियों के साथ की कानून व्यवस्था की समीक्षा। कल भारत बंद की संभावना को देखते हुए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। और आईआईटी रुड़की ने जल और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक एसडीएस का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायोसेंसर किया विकसित। पानी में एसडीएस की बेहद कम मात्रा का भी पता लगाने में सक्षम है ये सेंसर। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार। முதல்ல எனக்கு என்னோட